Nearly 1,000 people are witnessing the launch of what is being called the biggest tax reform since independence, and that's the arrival of Prime Minister Narendra Modi. The mind behind the launch of goods and services tax, bringing in the centre and states together on one page to implement, really mooting the whole Team India concept, being greeted by Lok Sabha Speaker Sumitra Mahajan, Finance Minister Arun Jaitley, Parliamentary Affairs Minister Anant Kumar. They're now waiting for the arrival of the President Pranab Mukherjee. Interestingly, President Pranab Mukherjee earlier, when he was the Finance Minister, had piloted the first constitutional amendment bill to bring in GST in 2011 when he was Finance Minister with the previous UPA government, and now as the President he will be marking this historic event with the formal passage of GST, when GST will be implemented all across the nation. One tax, one nation, though in reality it's still not one tax. There are 4 different tax slabs. But again, a historic moment for everybody. As you saw, it's a packed Central Hall. All members of Parliament are there. Chief Ministers and State Finance Ministers, senior ministers of the NDA government. On the other side, the opposition parties like the Congress, the Left, the TMC, the RJD, the DMK are boycotting this event. Finance Minister Arun Jaitley earlier had said that the whole idea of a grand function in the Central Hall was to mirror the contributions being made by different parties and the states in bringing the new revolutionary tax regime. जी हाँ, तो जीएसटी या कहें कि एक देश में एक तरह का कानून मसला वस्तु और सेवा कर यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स का के लागू होने का ही नहीं है। ये अच्छा लगता है सुनना कि पूरे देश में एक तरह की चीज़। उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी भी पहुंचे हैं। उनका स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री अरुण जेटली मौजूद हैं, लोकसभा की स्पीकर श्रीमती सुमित्रा महाजन, सेक्रेटरी जनरल लोकसभा श्री अनूप मिश्रा जी भी मौजूद हैं और इंतज़ार किया जा रहा है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के आने का, जिनके स्वागत के लिए तमाम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं। ये है द सेंट्रल हॉल का दृश्य, जहां पर तमाम मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, राज्यों के वित्त मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं। और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण, क्योंकि मसला दरअसल एक पूरे देश में एक चीज़ एक ही दाम पर मिलेगी। देश में 2 तरह के टैक्स अब नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन जितना ही सुनने में और अच्छा लग रहा है या फिर एक बड़ा मौका है, लेकिन इसमें जितने की बाधाएं आई हैं वो भी अपने आप में, ये सफ़र 17 सालों में भी बड़ा रोमांचकारी रहा है। जिस तरह की बहस संसद भवन में देखने को मिली, सुनने को मिली, वो भी अपने आप में बड़ी दिलचस्प रही हैं। इसको लेकर जिस तरह का एक गतिरोध बना रहा, बीजेपी, कहा यह भी जाता है कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तब इसका विरोध किया था, लेकिन कांग्रेस की तमाम कोशिशों के बाद भी उस समय पास नहीं हो पाया। लेकिन जब बीजेपी सत्ता में आई तो उसने न सिर्फ तमाम विपक्षी पार्टियों को मनाया, उनकी बातों को माना और संभवतः इस नतीजे पर पहुंची कि देश में जीएसटी लागू हो पाए। एक समय तो ऐसा भी था जब लग रहा था कि ये मामला और लंबा खिंचेगा, पता नहीं तमाम पार्टियां राजी होंगी नहीं होंगी, अगर राजी होती हैं तो राज्यों की अपनी जो चिंताएं हैं वो कहां तक दूर होती है। तो एक तरह का तमाम बाधाओं को पार करते हुए आज यहां पर पहुंचे हैं, लिहाजा प्रधानमंत्री ने सोचा कि इसको भव्य तरीके से लॉन्च किया जाए। और चूंकि अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम इसलिए भी है क्योंकि अब नई तरह की कर व्यवस्था हो जाएगी। एक नई आदत संभवतः व्यापारियों को भी डालनी होगी कि किस तरह से व्यापार किया जाए, किस तरह से टैक्स जमा किया जाए, किस तरह से ऑनलाइन चीज़ों को सबमिट किया जाए, ताकि देश में टैक्स का ढांचा, टैक्स नेट बढ़ सके। सरकार की आमदनी होगी, वो सरकार की अगर आमदनी होती है तो देश के विकास के लिए काम आता है। मुख्य तौर पर यह बात समझ में आती है। कुछ जो चिंताएं हैं लोगों की वो इसके इंप्लीमेंटेशन को लेकर हैं। चिंताएं इस बात को लेकर हैं कि अगर नई कर व्यवस्था जो लागू होती है, 4 तरह के स्लैब हैं, या कहें कि जो 5 तरह के स्लैब हैं, 5, 12, 18, 28 या उससे ज़्यादा के, उसमें आने के बाद जो आमतौर पर चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उसमें किस तरह का बदलाव आएगा। चीज़ें सस्ती होंगी या महंगी होंगी, इसको लेकर कुछ चिंता है, जिसको लेकर कुछ लोगों ने विरोध भी किया है। लेकिन तमाम विशेषज्ञ हमारे साथ जो लोग मौजूद रहे इस डिस्कशन के दौरान, डॉक्टर सचिन चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद रहे, उन्होंने भी ये बात मानी कि कुछ हिकअप्स हैं, कुछ चिंताएं हैं और संभवतः उसको दूर करने के लिए जीएसटी काउंसिल है, उन चिंताओं को दूर किया जाएगा। उस तरह की टीथिंग प्रॉब्लम्स आने वाले समय में दूर की जाएंगी। और जीएसटी को समझने का हालांकि जो गुणाभाग है वो काफ़ी पेचीदा वाला रहा। लोग यही पूछते रहे कि कौन सी चीज़ सस्ती हो रही है, कौन सी चीज़ महंगी हो रही है। खाने, खुले अनाज, गुड़, दूध, अंडे, नमक पर किस तरह की चीज़ होंगी, दवाइयों पर क्या होगा, किस चीज़ को एग्जम्पशन मिली है, किस चीज़ को नहीं मिली है। सरकार आखिरी मोमेंट पर, अब से कुछ समय पहले जैसा हमने आपको बताया था
कि 18वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में फर्टिलाइजर को लेकर भी एक कदम लिया गया कि उसको 12% के स्लैब से घटाकर 5% पे लाया गया, यानी कि किसानों का भी ध्यान रखा गया। Right, so GST will actually subsume more than 17 central and state taxes, and as Anurag was just pointing out, at the stroke of midnight of June 30th and July 1st, India will awake to one country, one tax regime. GST is another historic tryst with destiny for India. In fact, there are many benefits being cited of GST. The fact that it's going to check tax evasion, it's expected to propel revenue growth, it's expected to increase the spending capacity of the centre and state government. So revenue is being seen as a major factor. GST will also have a positive impact on GDP, and that's the arrival of President Pranab Mukherjee. And he will be making the speech from the same podium where India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru gave his historic tryst with destiny speech to declare India's independence at the midnight of August 14-15. He's being greeted by Parliamentary Affairs Minister Anant Kumar, Finance Minister Arun Jaitley, Lok Sabha Speaker Sumitra Mahajan, Prime Minister Narendra Modi, Chairman Rajya Sabha Hamid Ansari, and he's now heading towards the Central Hall. जहां जिन लोगों का इंतजार था, जिन गणमान्य व्यक्तियों का इंतजार था, सभी पहुंच गए हैं। अब सेंट्रल हॉल की तरफ, अंदर की तरफ रुक किया है। ये अंदर की तस्वीरें जहां पर पहले से मौजूद ये पूरा हॉल एक तरह से कहें कि खचाखच भरा हुआ इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह होने का, जहां पर सांसद, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री राज्यों के पहले से मौजूद हैं। और अब से कुछ ही समय के बाद, तकरीबन 1 घंटे के बाद, मध्यरात्रि के वक्त पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के जरिए जीएसटी को लॉन्च किया जाएगा। जीएसटी की व्यवस्था आज रात मध्यरात्रि से लागू हो जाएगी। और जैसा कहा कि एक देश में एक बाजार और एक तरह की कर व्यवस्था होगी। एक देश में एक वस्तु की कीमत 2 अलग अलग जगह पर नहीं हो सकती। इस तरह का जो व्यवस्था चली आ रही थी आज़ादी के बाद से, उसमें बदलाव होगा और ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है। हालांकि अगर इसके इतिहास की बात की जाए तो सबसे पहले 1994 में वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स के संदर्भ में जीएसटी का उल्लेख अमरीश बागची की रिपोर्ट के हवाले से किया गया था, पर इसकी नींव अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में रखी। उनको इस बात की सलाह उनकी इकोनॉमिक एडवाइजरी बोर्ड ने दी थी। यह ध्यान रखने लायक बात यह भी है कि उस वक्त तक देश ने न तो उस तरह के कंप्यूटर और उस तरह की इंटरनेट की व्यवस्था थी, लेकिन उस वक्त भी इस बात को माना गया कि इस व्यवस्था को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएं, और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया था। बाद में यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए, और आज जाकर एनडीए की सरकार में, यानी कि 2014 में आई सरकार ने इस दिशा में बहुत तेजी से कदम उठाए, चीज़ों को लागू करवाया और विपक्षियों की बात भी मानी। Right, it's President Pranab Mukherjee heading towards the Central Hall. Pranab Mukherjee, as the former finance minister, also has his contribution in the GST. He had piloted the first constitutional amendment bill to bring in GST in 2011 when he was finance minister with the previous UPA government. So we are sure that he had his own element in the GST, and it's a great moment for him as well when he will be speaking about the big launch of GST. July 1st, tomorrow at the stroke of midnight, GST will be implemented across the nation, and it is not just a victory of a party or government, it is a victory for democratic ethos of India and a victory for everyone. जी हाँ, तमाम राज्यों, तमाम पार्टियों को इनवाइट किया गया था, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति जी
His Excellency the President Shri Pranab Mukherjee, the Vice President, the Honorable Shri Hamid Ansari, the Prime Minister, the Honorable Shri Narendra Modi ji, the Speaker of the Lok Sabha, the Honorable Srimati Sumitra Mahajan, a former Prime Minister and senior leader of the country, Shri H.D. Devagowda ji, everyone from the members of the Council of Ministers to the ministers of the state governments, officials, members of Parliament, and other dignitaries assembled on this historic occasion. We have assembled today for an important moment in the journey of our great nation. We are in the process of making history with the launch of the Goods and Services Tax. At the midnight hour, we will be launching one of India's biggest and most ambitious tax and economic reforms in history. The GST may be a destination tax, but for India, it will begin altogether a new journey. It's a journey where India will awake to limitless possibilities, to expand its economic horizons and loftier political visions. The old India was economically fragmented. The new India will create one tax, one market, and for one nation. It will be an India where the center and the states work together cooperatively and harmoniously towards the common goal of shared prosperity. It will be an India which will write a new destiny. The GST is an important achievement for the whole country. The unanimity of support for the Constitution Amendment and the consensus-based work of the GST Council highlights that India can rise above narrow politics and speak in one voice for larger national interest. The quality and the maturity of the debate leading to the Constitution Amendment and in the GST Council underscores this point, that India can collectively think and act with maturity for a broader purpose. The Constitution says that India is a union of states. The union is strong if both the states and the center are strong. That is the real meaning of cooperative federalism. While enacting the GST, neither the center nor the states give up their sovereignty. They have pooled their sovereignty to make joint decisions on indirect taxation. In a large and complex federal system of multi-party democracy, with the center, 29 states, 2 union territories with legislatures, and a wide divergent interest, we have implemented a constitution amendment and brought in a large tax reform, displaying a high point of Indian politics. We have done this at a time when the world is facing slow growth, isolationism, and the lack of structural reforms. With the GST, India has showcased that these forces can be overcome through the display of inclusion, openness, and boldness. For this, all members of Parliament, the state governments, all political parties, state finance ministers, and a dedicated team of officers of the center and the state governments who contributed to this deserve to be appreciated and thanked. राष्ट्रपति जी, ये जो यात्रा थी, आप इसके सबसे प्रमुख गवाह हैं कि लगभग 15 वर्ष से पहले आरंभ हुई थी। NDA 1 सरकार ने एक समिति की रचना की थी, जिसके अध्यक्ष श्री विजय केलकर आज इस सभागार में मौजूद हैं। उन्होंने सन 2003 में एक ऐतिहासिक रिपोर्ट दी थी कि इस देश के अंदर
एक वैल्यू बेस्ड टैक्सेशन जीएसटी के नाम से आरंभ किया जाए। 2006 के बजट में यूपीए सरकार ने घोषणा की थी कि 2010 तक इसको लागू करने का प्रयास होगा, और 2011 के बजट में जब महामहिम राष्ट्रपति जी ने उस वक्त वित्त मंत्री की हैसियत में बजट पेश किया था, तो उसके तुरंत बाद आपने संविधान संशोधन भी देश के सामने रखा था, जिसके माध्यम से राज्य और केंद्र अपने अधिकारों को एकत्रित करके गुड्स एंड सर्विस टैक्स की रचना करें। आपकी उस संविधान संशोधन के बाद पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी, उसने बहुत योगदान लायक सुझाव दिए थे। यशवंत सिन्हा जी आज मौजूद हैं इस सभागार में, वो उसके अध्यक्ष थे, और उसका सबसे महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक थी कि जीएसटी काउंसिल की रचना की जाए, जिसमें 1/3 वोट केंद्र का होगा, 2/3 वोट राज्यों के होंगे, लेकिन निर्णय करने के लिए 3/4 बहुमत की आवश्यकता है। स्टैंडिंग कमेटी के उस निर्णय का यह असर था कि केंद्र और राज्यों को संवैधानिक दृष्टि से इकट्ठा काम करने के लिए मजबूर किया गया, और जीएसटी काउंसिल में जो एक प्रकार से कंसेंसस बना, उसमें इसका एक बहुत बड़ा योगदान स्टैंडिंग कमेटी के उस सुझाव का था। एक पैरेलल रचना राज्यों के वित्त मंत्रियों की थी, एक एम्पावर्ड कमेटी थी, और समय समय पर हर सरकार ने एक परंपरा बनाई कि किसी विरोधी पक्ष के दल की जिस राज्य की सरकार हो, उसका कोई वित्त मंत्री उस एम्पावर्ड कमेटी का अध्यक्ष रहे। पहले अध्यक्ष डॉक्टर असीम दास गुप्ता हमारे बीच में हैं, और बहुत वर्षों तक देश में उन्होंने कंसेंसस बनाने का एक बहुत बड़ा काम किया। मुझे स्वयं उनका आभार इसलिए भी व्यक्त करना है कि मुझे पहली शिक्षा जीएसटी पे उनसे ही मिली थी एक बैठक में। प्रोफेसर दास गुप्ता के बाद जम्मू कश्मीर के श्री अब्दुल रहीम राठौर, श्री सुशील मोदी, उसके बाद केरल के श्री के एम मनी, आई थिंक मिस्टर मनी इज ऑल्सो हियर, और फिर बंगाल के डॉक्टर अमित मित्रा। ये एक राज्यों के बीच में आम राय बनाते रहे, और इस पूरे इतिहास के बाद इस देश ने की राजनीति ने ऐसी एक मैच्योरिटी का एक उदाहरण पेश किया, जिसका सबसे बड़ा सबूत ये था कि संविधान संशोधन संसद के दोनों सदनों में सर्वमत से पास हुआ, जिससे जीएसटी काउंसिल की रचना हुई। उस रचना के बाद काउंसिल की पहली जिम्मेवारी थी कि केंद्र के लिए और राज्यों के लिए कानून बनाए। वो सभी कानून 5 केंद्र के लिए, 1 सभी राज्यों के लिए सर्वसम्मति से बने। संसद ने उसे सर्वसम्मति से पास किया, राज्यों ने एक मत से पास किया, और आज वो एक वास्तविकता के रूप में हमारे सामने आया है। जीएसटी काउंसिल 18 बार मिल चुकी है। कुछ बैठकें सुबह से शाम तक और 2-2, 3-3 दिन चलती हैं, और एक भी निर्णय पर वोट करवाने की आज तक आवश्यकता नहीं पड़ी। हर एक निर्णय सर्वसम्मति से हुआ, जिसमें अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि थे, अलग अलग राज्य सरकारों के प्रतिनिधि थे, और एक मत से हर निर्णय उसमें हुआ। अभी तक 24 रेगुलेशंस बन चुके हैं। राज्य और केंद्र के अधिकार क्षेत्रों के बारे में बंटवारा क्या रहेगा, उस पर निर्णय हो चुका है। 1211 कमोडिटीज हैं जिस पे टैक्सेशन तय करना था। बिना मतभेद के, बिना किसी डिसेंट के एक कमोडिटी का टैक्स सर्वमत से तय हुआ, और उसके पीछे भी 2 सिद्धांत थे कि एक, आम और गरीब आदमी पर ज्यादा बोझ ना पड़े,
रेवेन्यू न्यूट्रल रहे कि जितना राजस्व राज्य और केंद्र इकट्ठा करते हैं कम से कम वो बरकरार रहे, और जो मौजूदा टैक्सेशन ढांचा है उससे बहुत अधिक किसी के ऊपर बोझ ना पड़े। प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, रेवेन्यू न्यूट्रलिटी एंड नो अननेसेसरी बर्डन ऑन द वीकर सेक्शंस। और इसका स्वाभाविक एक लाभ हमारे देश को होने वाला है। आज की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में राज्यों में और केंद्र में मिलाकर 17 ट्रांजैक्शन टैक्स है, 23 सेस हैं। उन सब को समाप्त कर दिया गया है और उनके स्थान पर केवल एक टैक्स रहेगा। उस हर टैक्स के लिए अलग रिटर्न जाता था, आज एक रिटर्न जाएगा। हर एक असेसी को अलग अलग टैक्सेशन अधिकारियों के साथ इंटरफेस करना पड़ता था, आज केवल उसको अपने सॉफ्टवेयर के साथ एक रिटर्न के माध्यम से इंटरफेस करना पड़ेगा और केवल सॉफ्टवेयर के ऊपर रजिस्ट्रेशन ले लेना, और उस रजिस्ट्रेशन के बाद हर महीने की 10 तारीख तक केवल एक फॉर्म भरना कंप्यूटर पे कि मेरी पिछले महीने की ट्रांजैक्शन क्या है उस पे डाल देना, और उसके माध्यम से टैक्स के ऊपर टैक्स न लगना। ये इसकी विशेषता है। पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट और चुंगी नाकाओं के ऊपर ट्रकों की भीड़ वो समाप्त होगी, और एक प्रकार से सिंगल फ्लो गुड्स और सर्विसेज का पूरे देश के अंदर इसके बाद होगा। और इसका एक और लाभ है कि जो एक बार आपने टैक्स दे दिया इनपुट्स के ऊपर, आउटपुट के स्तर पे उसका आपको लाभ मिलने लगेगा। महंगाई के ऊपर भी लगाम लगेगी, टैक्स अवॉइडेंस कठिन होगा, रेट पहले की तुलना में कम होंगे, देश की जीडीपी को लाभ मिलेगा, और जो अधिक राज्यों को और केंद्र को साधन मिलेंगे वो इस देश के गरीब की सेवा करने के लिए उनको एक अवसर उपलब्ध होगा। राज्य ने, केंद्र ने, सभी राजनीतिक दलों ने, सभी सांसदों ने, सभी विधानसभाओं के सदस्यों ने, सभी राज्य सरकारों ने एक मत से इसमें कार्य किया है। यहां विशेष रूप से मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जीएसटी काउंसिल के जो सदस्य हैं, राज्यों के वित्त मंत्री, वो सुबह से शाम तक कई दिनों तक बैठे रहे इन निर्णयों को लेने के लिए, और एक लगन के साथ उनकी सहायता में जो अधिकारी राज्यों के और केंद्र के रात रात भर लगे रहे। जो देश में बहुतों को उम्मीद नहीं थी कि 1 जुलाई का टारगेट मीट हो पाएगा, उस टारगेट तक पहुंचने का उन्होंने हम लोगों को एक आज उसके लिए तैयार कर दिया है। मैं विशेष रूप से उन सभी अधिकारियों का बहुत बहुत आभार, और आप सब सांसद जो आए हैं उन सब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आपके माध्यम से आपको और पूरे देश को वो संबोधित करें। धन्यवाद। आदरणीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, लोकसभा के अध्यक्षा जी, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय देवगौड़ा जी, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, सदन के सभी सम्मानित सदस्यगण और विविध क्षेत्र से पधारे हुए सभी वरिष्ठ महानुभाव, राष्ट्र के निर्माण में कुछ ऐसे पल आते हैं जिस पल पर हम किसी नए मोड़ पर जाते हैं,
नए मुकाम की ओर पहुंचने का प्रयास करते हैं। आज इस मध्यरात्रि के समय हम सब मिलकर के देश का आगे का मार्ग सुनिश्चित करने जा रहे हैं। कुछ देर बाद देश एक नई व्यवस्था के ओर चल पड़ेगा। 125 करोड़ देशवासी इस ऐतिहासिक घटना के साक्षी हैं। जीएसटी की ये प्रक्रिया ये सिर्फ अर्थव्यवस्था के दायरे तक सीमित है ऐसा मैं नहीं मानता। पिछले कई वर्षों से अलग अलग महानुभावों के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में, अलग अलग टीमों के द्वारा जो प्रक्रियाएं चली हैं वो एक प्रकार से भारत के लोकतंत्र की, भारत के संघीय ढांचे की, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के हमारे कंसेप्ट की एक बहुत बड़ी मिसाल के रूप में आज ये अवसर हमारा आया है। इस पवित्र अवसर पर आप सब अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आए हैं। मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। ये जो दिशा हम सब ने निर्धारित की है, जो रास्ता हमने चुना है, जिस व्यवस्था को हमने विकसित किया है, यह किसी एक दल की सिद्धि नहीं है। यह किसी एक सरकार की सिद्धि नहीं है। ये हम सबकी साझी विरासत है। हम सबके साझे प्रयासों का परिणाम है। और रात्रि को 12 बजे इस सेंट्रल हॉल में हम एकत्र आए हैं। यह वो जगह है जिस जगह पे इस राष्ट्र के अनेक महापुरुषों के पद चिन्हों से इस जगह ने अपने आप को पावन किया हुआ है। ऐसी पवित्र जगह पर हम बैठे हैं और इसलिए आज सेंट्रल हॉल की इस घटना के साथ हम याद करते हैं 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक का ये सभागृह साक्षी है। हम उस स्थान पर बैठे हैं जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब आम्बेडकर, आचार्य कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र बाबू, सरोजिनी नायडू, ये सब महापुरुष पहली कतार में बैठे हुए थे। उस सदन में जहां कभी 14 अगस्त 1947 रात को 12 बजे देश की स्वतंत्रता की उस पवित्र महान घटना
ये स्थान उनका साक्ष्य है। 26 नवंबर 1949 देश ने संविधान को स्वीकार किया। यही जगह उस महान घटना का भी साक्षी के रूप में है। और आज वर्षों के बाद एक नई अर्थव्यवस्था के लिए, संघीय ढांचे की एक नई ताकत के लिए जीएसटी के रूप में इसी पवित्र स्थान से बढ़कर के मैं समझता हूं कोई और स्थान नहीं हो सकता है इस काम के लिए। संविधान का मंथन 2 साल 11 महीने और 17 दिन तक चला था। हिंदुस्तान के कोने कोने से विद्वत जन उस बहस में हिस्सा लेते थे, वाद विवाद होते थे, राजी नाराजी होती थी, सब मिलकर के बहस करते थे, रास्ते खोजते थे। कभी इस पार कभी उस पार नहीं जा पाए तो बीच का रास्ता खोज करके चलने का प्रयास करते थे। ठीक उसी तरह ये जीएसटी भी एक लंबी विचार प्रक्रिया का परिणाम है। सभी राज्य समान रूप से, केंद्र सरकार उसी की बराबरी में और सालों तक चर्चा की है। संसद में इसके पूर्व के भी सांसदों ने, उसके पूर्व के सांसदों ने लगातार इस पर बहस की है। एक प्रकार से बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द कंट्री उन्होंने लगातार इस काम को किया है और उसी का परिणाम है कि आज ये जीएसटी को हम साकार रूप में देख सकते हैं। जब संविधान बना तो संविधान ने पूरे देश के नागरिकों को समान अवसर, समान अधिकार, उसके लिए सुनिश्चित व्यवस्था खड़ी करती थी। और आज जीएसटी एक प्रकार से सभी राज्यों के उन मोतियों को एक धागे में परोने का और आर्थिक व्यवस्था के अंदर एक सुचारू व्यवस्था लाने का एक अहम प्रयास है। जीएसटी ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की एक मिसाल है जो हमें हमेशा हमेशा और अधिक साथ मिलकर चलने की ताकत देगी। जीएसटी ये टीम इंडिया का क्या परिणाम हो सकता है, ये टीम इंडिया की कर्तृत्व शक्ति का, सामर्थ्य का परिचायक है। ये जीएसटी काउंसिल केंद्र और राज्य ने मिलकर के उन व्यवस्थाओं को विकसित किया है जिसमें गरीबों के लिए जो पहले उपलब्ध सेवाएं थी उन सारी सेवाओं को बरकरार रखा है। दल कोई भी हो, सरकार कहीं की भी हो, गरीबों के प्रति संवेदनशीलता इस जीएसटी के साथ जुड़े हुए सब लोगों ने समान रूप से उसकी चिंता की है। मैं जीएसटी काउंसिल को बधाई देता हूं। अब तक इस काम का नेतृत्व जिन जिन लोगों ने किया है, अरुण जी ने विस्तार से कहा था, मैं उसका पुनरावर्तन नहीं करता हूं। मैं उन सबको भी बधाई देता हूं। इस प्रक्रिया को जिन जिन लोगों ने आगे बढ़ाया उन सबको मैं बधाई देता हूं। आज जीएसटी काउंसिल की 18वीं मीटिंग हुई
और थोड़ी देर के बाद जीएसटी लागू होगा। ये भी संयोग है कि गीता के भी 18 अध्याय थे और जीएसटी काउंसिल की भी 18 मीटिंगें हुई और आज हम उस सफलता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। एक लंबी प्रक्रिया थी, परिश्रम थी, शंका आशंकाएं थी, राज्यों के मन में गहरे सवाल थे, लेकिन अथाग पुरुषार्थ, परिश्रम, दिमाग की जितनी भी शक्ति उपयोग में लाई जा सकती है, ला करके इस कार्य को पार किया है। चाणक्य ने कहा था, यद्दुरम यद्दुराद्यम यच्च दुरे व्यवस्थितम तत्सर्वम तपसा साध्यम तपो ही दुर्ति क्रमम। चाणक्य के इस वाक्य ने हमारी इस पूरी जीएसटी प्रक्रिया को बड़े अच्छे ढंग से कहा है। कोई वस्तु कितनी ही दूर क्यों न हो, उसका मिलना कितना ही कठिन क्यों न हो, वो पहुंच से कितनी ही बाहर क्यों न हो, कठिन तपस्या और परिश्रम से उसे भी प्राप्त किया जा सकता है और ये आज हुआ है। हम कल्पना करें कि देश आजाद हुआ, 500 से ज्यादा रियासतें थी। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन रियासतों को मिलाकर के देश को एक न किया होता, देश का एकीकरण न किया होता, तो भारत का राजनीतिक मानचित्र कैसा होता, कैसा बिखराव होता। आजादी होती लेकिन देश का वो मानचित्र कैसा होता। जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को मिलाकर के एक राष्ट्रीय एकीकरण का बहुत बड़ा काम किया था, आज जीएसटी के द्वारा आर्थिक एकीकरण का एक महत्वपूर्ण काम हो रहा है। 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र के 7 टैक्स, राज्यों के 8 टैक्स और हर चीजों के अलग अलग टैक्स का हिसाब लगाएं, 500 प्रकार के टैक्स कहीं न कहीं अपना रोल कर रहे थे। आज उन सब से मुक्ति पाकर के अब गंगानगर से लेकर के ईटानगर तक, लेह से लेकर के लक्षद्वीप तक, वन नेशन वन टैक्स, ये सपना हमारा साकार होके रहेगा। और जब इतने सारे टैक्स, 500 अलग अलग हिसाब लगाए, 500 टैक्स। आल्बर्ट आइंस्टाइन प्रखर वैज्ञानिक, उन्होंने एक बार बड़ी मजेदार बात कही थी। उन्होंने कहा था, दुनिया में अगर कोई चीज समझना सबसे ज्यादा मुश्किल है तो वो है इनकम टैक्स। ये आल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। मैं सोच रहा था अगर वो यहां होते तो पता नहीं ये सारे टैक्स देख करके क्या कहते, क्या सोचते। और इसलिए, और हमने देखा है कि उत्पाद के अंदर के उत्पादन में तो ज्यादातर कोई बहुत असमानता नहीं आती है, लेकिन जब प्रोडक्ट बाहर जाता है, राज्यों के अलग अलग टैक्स के कारण असमानता दिखती है। एक ही चीज दिल्ली में एक दाम होगा, 25-30 किलोमीटर दूर गुरुग्राम में दूसरा लगेगा, और उधर नोएडा में गए तो तीसरा होगा। क्यों? क्योंकि हरियाणा का टैक्स अलग, उत्तर प्रदेश का टैक्स अगर, दिल्ली का टैक्स अलग। इन सारी विविधताओं के कारण सामान्य नागरिक के मन में सवाल उठता था कि मैं गुरुग्राम जाऊं तो यही चीज मुझे इतने में मिल जाती है, मैं वही चीज नोएडा जाता हूं तो इतने में मिलती है, और दिल्ली में जाता हूं तो इतने में मिलती है। एक प्रकार से हर किसी के लिए कंफ्यूजन की स्थिति रहती थी। और पूंजी निवेश में भी विदेश के लोगों के लिए ये सवाल रहता था कि भाई किस एक व्यवस्था हम समझते हैं और काम कहीं सोचते हैं तो दूसरे राज्य में दूसरी व्यवस्था सामने आती है, और एक कंफ्यूजन का माहौल बना रहता था। आज उस पर से हम मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
अरुण जी ने बड़ा विस्तार से वर्णन किया है कि जीएसटी के कारण ऑक्ट्रॉय की व्यवस्था हो, एंट्री टैक्स हो, सेल टैक्स हो, वैट हो, न जाने कितनी चीजें, सारा वर्णन उन्होंने विस्तार से किया, सब खत्म हो जाएगा। हम जानते हैं कि हम एंट्री के टोल पर घंटों तक हमारे व्हीकल खड़े रहते हैं, देश का अरबों खरबों का नुकसान होता है। फ्यूल के जलने के कारण पर्यावरण का भी उतना ही नुकसान होता है। इस सारी व्यवस्थाएं सिमलेस होने के कारण एक प्रकार से उन सारी अव्यवस्थाओं में से एक मुक्ति का मार्ग हमें प्राप्त होगा। कभी कभार पेरिसेबल गुड खास करके समय पर पहुंचना बहुत आवश्यक होता था, लेकिन वो जब नहीं पहुंचता था तो उसके कारण उस पहुंचाने वाले का भी नुकसान होता था और जो प्रोसेसिंग करता था उसका भी नुकसान होता था। इन सारी जो व्यवहार जीवन की अव्यवस्थाएं थी, उन अव्यवस्थाओं से आज हम मुक्ति पा रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। जीएसटी के तौर पर देश एक आधुनिक टैक्सेशन सिस्टम की ओर आज कदम रख रहा है, बढ़ रहा है। एक ऐसी व्यवस्था है जो ज्यादा सरल है, ज्यादा पारदर्शी है। एक ऐसी व्यवस्था है जो काले धन को और भ्रष्टाचार को रोकने में एक अवसर प्रदान करती है। एक ऐसी व्यवस्था है जो ईमानदारी को अवसर देती है, जो ईमानदारी से व्यापार करने के लिए एक नया उत्साह और उमंग भरने की व्यवस्था इससे मिलती है। एक ऐसी व्यवस्था है जो नए गवर्नेंस के कल्चर को भी लेकर के आती है और जिसके द्वारा जीएसटी हम लेकर के आए हैं। भाइयों साथियों, टैक्स टेररिज्म और इंस्पेक्टर राज, ये बात कोई नई नहीं है। सब दूर ये शब्द हम सुनते आए हैं। परेशानी भुगतने वालों से हमने उस चिंता को अनुभव किया है और जीएसटी की इस व्यवस्था के कारण, टेक्नोलॉजिकली सारा ट्रेल होने के कारण अब अफसरशाही, उसके लिए ग्रे एरिया बिल्कुल समाप्त हो रहा है। उसके कारण जो सामान्य व्यापारियों को, सामान्य कारोबारियों को, अफसरों के द्वारा जो परेशानियां होती रही हैं, उससे मुक्ति का मार्ग इस जीएसटी के द्वारा कोई ईमानदार व्यापारी बेवजह परेशान हो, वो दिन इसके साथ खत्म होने की पूरी संभावना इस जीएसटी के अंदर है। इस पूरी व्यवस्था में छोटे व्यापारियों को 20 लाख तक का व्यापार करने वालों को पूरी तरह मुक्ति दे दी गई है और जो 75 लाख तक है उनको भी कम से कम इस चीजों से जुड़ना पड़े, इसकी व्यवस्था की है। ये बात ठीक है कि स्ट्रक्चर में लाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं की है, लेकिन वो मिनिमम व्यवस्थाएं, नाम मात्र की व्यवस्थाएं की गई हैं और उसके कारण सामान्य मानवी जो है उसके लिए इस नई व्यवस्था से कोई बोझ होने वाला नहीं है। साथियों, जीएसटी की व्यवस्था ये बड़ी बड़ी आर्थिक भाषा में जो बोला जाता है वहां तक सीमित नहीं है। बड़े बड़े शब्द इसके साथ जोड़े जाते हैं, लेकिन अगर सरल भाषा में कहूं कि देश के गरीबों के हित के लिए ये व्यवस्था सबसे ज्यादा सार्थक होने वाली है। आजादी के 70 साल के बाद भी हम गरीबों तक जो पहुंचा नहीं पाए हैं, ऐसा नहीं कि प्रयत्न नहीं हुए हैं, सब सरकारों ने प्रयत्न किए हैं, लेकिन संसाधनों की मर्यादा रही है कि हम हमारे देश के गरीब की उन आवश्यकताओं की पूर्ति में कहीं न कहीं कम पड़े हैं। अगर हम संसाधनों को सुव्यवस्थित ढंग से, और बोझ किसी एक पर न जाए, बोझ स्प्रेड हो जाए, हॉरिजॉन्टल जितना हम स्प्रेड करें उतना ही देश को वर्टिकल ले जाने की सुविधा बढ़ती है। और इसलिए
उस दिशा में जाने का काम, अब वो कच्चा बिल पक्का बिल ये सारी खेल खत्म हो जाएंगे, बड़ी सरलता हो जाएगी। और मुझे विश्वास है छोटे मोटे व्यापारी भी ये जो गरीब को बेनिफिट मिलने वाला है वो जरूर उसको ट्रांसफर करेंगे, ताकि गरीब का भला हम लोगों का आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत काम आने वाला है। कभी कभी आशंकाएं होती हैं कि ये होगा, दिखना नहीं होगा, फलाना नहीं होगा। और हमारे देश में हम जानते हैं कि जब 10th और 12th के रिजल्ट ऑनलाइन देने की शुरुआत की और एक साथ सब गए जब, तो सारा हैंगअप हो गया और दूसरे दिन खबर यही बन गई कि ऐसा हो गया। आज भी काफ़ी इसी चर्चा होती है। ये बात ठीक है कि हर किसी को टेक्नोलॉजी नहीं आती है, लेकिन हर परिवार में 10वीं 12वीं का अगर विद्यार्थी है तो उसको ये सारी चीज़ें आती हैं। कोई मुश्किल काम नहीं, इतना सरल है। घर में 10वीं 12वीं का विद्यार्थी भी रहता है तो चीज़ें छोटे से व्यापारी को भी, और वो मदद कर सकता है, रास्ता निकल सकता है। जो लोग आशंकाएं करते हैं, मैं कहता हूं कृपा करके ऐसा मत कीजिए। अरे आपका पुराना डॉक्टर हो, आप उसी से अपनी आंखें लगातार चेक करवाते हो, वही हर बार आपके नंबर निकालता हो, आपका चश्मा बनाने वाला भी निश्चित हो, आप वहाँ आपके नंबर बनवाते हो, और फिर भी जब नया नंबर वाला चश्मा आता है तो 1-2 दिन तो आंख ऊपर नीचे करके एडजस्ट करना पड़ता है। ये बस इतना ही है। और इसलिए थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे, इस व्यवस्था के साथ हम आसानी से जुड़ जाएंगे। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अफवाहों के बाजार को बंद करें, और अब जब देश चल पड़ा है तो सफल कैसे हो, देश के गरीब जनों की भलाई के लिए कैसे काम हो, उस पर हम दे करके चलें। और तब जाकर के जीएसटी की इस निर्णय का वैश्विक इकोनॉमिक वर्ल्ड में एक बहुत सकारात्मक प्रभाव हुआ है। भारत में जो पूंजी निवेश करना चाहते हैं उनके लिए भी एक प्रकार की व्यवस्था बहुत आसानी से वो समझ पाते हैं और उसको चला पाते हैं। मैं समझता हूं भारत में और आज दुनिया का एक प्रिय डेस्टिनेशन के रूप में, निवेश के लिए प्रिय डेस्टिनेशन के रूप में भारत को हर प्रकार से स्वीकृति मिली है। और इसके लिए मैं समझता हूं कि एक अच्छी सुविधा विश्व व्यापार से जुड़े हुए लोगों को भी भारत के साथ व्यापार करने की मिलेगी। जीएसटी एक ऐसा कैटालिस्ट है जो देश के व्यापार को, उसमें जो असंतुलन है उस असंतुलन को खत्म करेगा। जीएसटी एक ऐसा कैटालिस्ट है जिससे एक्सपोर्ट प्रमोशन को भी बहुत बल मिलेगा। और जीएसटी एक वो व्यवस्था है जिसके कारण आज हिंदुस्तान में जो राज्य ठीक से विकसित हुए हैं उनको विकास के अवसर तुरंत मिलते हैं, लेकिन जो राज्य पीछे रह गए हैं उनको वो अवसर तलाशने में बहुत दम गूंथना पड़ता है। उन राज्यों का कोई दोष नहीं है, प्राकृतिक संपदा से समृद्ध है। हमारा बिहार देखे, हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश देखे, हमारा पश्चिम बंगाल देखे, हमारे नॉर्थ ईस्ट के देखे, हमारा उड़ीसा देखे, संसाधन प्राकृतिक संसाधनों से भरे पड़े हैं। लेकिन अगर उनको ये व्यवस्था, जब जिस एक कानून की व्यवस्था मिल जाएगी, मैं साफ देख रहा हूं कि हिंदुस्तान का पूर्वी हिस्सा के विकास के में जो कुछ भी कमी रह गई है उसको पूरा करने का सबसे बड़ा अवसर इससे मिलने वाला है। हिंदुस्तान के सभी राज्यों को विकास के समान अवसर प्राप्त होना, ये अपने आप में विकास के राह पर आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा अवसर है। जीएसटी एक प्रकार से जैसे हमारी रेलवे है, रेलवे केंद्र और राज्य मिलकर के चलाते हैं, फिर भी भारतीय रेल के रूप में हम देखते हैं। राज्य के अंदर स्थानीय रूप से मदद मिलती है, एक समान रूप से हम देखते हैं। हमारी सेंट्रल सर्विस के अधिकारी केंद्र और राज्यों में वितरित हैं, फिर भी दोनों तरफ से मिलकर के चला सकते हैं। एक जीएसटी ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें पहली बार केंद्र और राज्य के लोग मिलकर के निश्चित दिशा में काम करने वाले हैं। ये अपने आप में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए एक उत्तम से उत्तम व्यवस्था
आज हो रही हैं और जिसका प्रभाव आने वाले दिनों में आने वाली पीढ़ियां हमें गर्व के साथ स्वीकार करेगी। 2022 भारत की आजादी के 75 साल हो रहे हैं। न्यू इंडिया का सपना लेकर के हम चल पड़े हैं। 125 करोड़ देशवासी न्यू इंडिया बनाने के सपनों को लेकर के चल रहे हैं और इसलिए भाइयों बहनों, जीएसटी एक अहम भूमिका अदा करेगी। और हम लोगों ने जिस प्रकार से प्रयास किया है, लोकमान्य तिलक जी ने जो गीता रहस्य लिखा है, उस गीता रहस्य के समापन में उन्होंने वेद का एक मंत्र को उसमें समाहित किया है और उस वेद का मंत्र आज भी हम लोगों के लिए प्रेरणा देने वाला है। और लोकमान्य तिलक जी ने कहा है, उसका उल्लेख किया हुआ है, मूलतः ऋग्वेद का एक श्लोक है, समानी वह आकृति ही समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। आप लोगों का संकल्प, निश्चय और भाव, अभिप्राय एक समान रहे, आप लोगों के हृदय एक समान हो, जिससे आप लोगों का परस्पर कार्य सर्वत्र एक साथ भली प्रकार से हो सके। इस भाव से लोकमान्य तिलक जी ने भी हमें आज परिणाम दिया है। जीएसटी न्यू इंडिया की एक टैक्स व्यवस्था है। जीएसटी डिजिटल भारत की टैक्स व्यवस्था है। जीएसटी सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, जीएसटी वे ऑफ डूइंग बिजनेस की भी एक दिशा दे रहा है। जीएसटी सिर्फ एक टैक्स रिफॉर्म नहीं है, लेकिन वो आर्थिक रिफॉर्म का भी एक अहम कदम है। जीएसटी आर्थिक रिफॉर्म से भी आगे एक सामाजिक रिफॉर्म का भी एक नया तबका, जो एक ईमानदारी के उत्सव की दिशा में ले जाने वाला ये बन रहा है। कानून की भाषा में जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में जाना जाता है, लेकिन जीएसटी से जो लाभ मिलने वाले हैं, और इसलिए मैं ये कहूंगा कि कानून भले कहता हो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लेकिन हकीकत में ये गुड एंड सिंपल टैक्स है। और गुड इसलिए कि टैक्स पर टैक्स जो लगते थे उससे मुक्ति मिल रही है। सिंपल इसलिए है कि पूरे देश में एक ही फॉर्म होगा, एक ही व्यवस्था होगी और उसी व्यवस्था से चलने वाला है, और इसलिए उसे हमें आगे बढ़ाना है। मैं आज इस अवसर पर आदरणीय राष्ट्रपति जी ने समय निकाल करके, क्योंकि इस सारी यात्रा के वे भी एक साथी रहे, सहयात्री रहे, इसके हर पहलू को उन्होंने भली भांति देखा है, जाना है, प्रयास किया है। उनका मार्गदर्शन इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घड़ी में हम सब के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का कारण बनेगा, नया उमंग और उत्साह मिलेगा और उसको लेकर के हम आगे चलेंगे। मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी से मैं उनका बहुत आभारी हूं कि वो आज आए हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए, और उनकी बातें हम सबको एक नई प्रेरणा देती रहेगी। इसी एक भाव के साथ मैं फिर एक बार इस प्रयत्न के साथ जुड़े हुए हर किसी का आभार व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं और श्रद्धेय राष्ट्रपति जी से आग्रह करता हूं कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। Sri Muhammad Hamid Ansari, Vice President of India, Prime Minister Sri Narendra Modi, former Prime Minister Sri H.D. Deve Gowda, Srimati Sumitra Mahajan, Speaker Lok Sabha, Sri Arun Jaitley, Finance Minister, India, Union Ministers, Members of Parliament, distinguished guests, ladies and gentlemen. In a few minutes from now, we will witness the launch
of Goods and Services Tax, a unified tax system in the country. This historic moment is the culmination of 14-year-long journey which began in December 2002 when the Calcutta Task Force on Indirect Taxes suggested a comprehensive goods and service tax based on the value-added tax principle. The proposal to introduce the GST was first mooted in the budget speech for the financial year 2006-07. Since the proposal involved restructuring and reform of not only the indirect taxes levied by the center but also the states, the responsibility of preparing a design and plan of action for the implementation of GST was assigned to the Empowered Committee of State Finance Ministers, which had been formed earlier for the implementation of the value-added tax. The Empowered Committee released the first discussion paper on goods and service tax in November 2009. Friends, ladies and gentlemen, the introduction of GST is a momentous event for the nation. It is also a moment of some satisfaction for me personally, because as Finance Minister, I had introduced the Constitution Amendment Bill on 22nd March 2011. I was closely involved in the design and implementation and the occasion to meet the Empowered Committee of State Finance Ministers formally and informally as many as 16 times. I also met the Chief Ministers of Gujarat, Bihar, Andhra Pradesh and Maharashtra a number of times, and I have a vivid recollection of those meetings and the various matters that were raised given the magnitude of the task which spans constitutional, legal, economic and administrative spheres. It was not a surprise that there were many contentious issues. Yet, I found both in these meetings and in many interactions with chief ministers, finance ministers and officers of state that most of them had a constructive approach and an underlying commitment to the introduction of GST. I therefore remained confident that GST was a matter of time and it would eventually be implemented. My confidence stood justified when on the 8th September of 2016, after the bill was passed by both the houses of parliament and more than 50% of state legislatures, I had the privilege of giving assent to the Constitution 101st Amendment Act. Friends, after the amendment of the Constitution, the GST Council has been constituted as per the provisions of Article 279A of the Constitution. The Council, which is responsible for making all recommendations of the Union of States in respect of GST, such as model laws, rates, exemptions, is unique in our Constitution. It is a joint forum of the centre and the states, where neither the centre nor the states can, without the support of the other, take any decision. Though an elaborate voting structure has been built into the decision-making process of the Council in the Constitution, it is remarkable that 18 meetings held so far, all decisions have been taken by consensus in the Council. I congratulate them. There were apprehensions whether the task of fixing rates for thousands of items could be accomplished by the GST Council, given the wide variations across states. The Council has pleasantly surprised every one of us by completing its task on time. Friends, the new era in taxation, which we are about to initiate,
in a few minutes is the result of broad consensus arrived at between the center and states. This consensus took not only time but also effort to build. The effort came from persons across the political spectrum who set aside narrow partisan considerations and put the nation's interest first. It is a tribute to the maturity and wisdom of India's democracy. Friends, even for a person like me, who has been intimately involved in matters of taxation and finance, the scope of the change we are undertaking is truly breathtaking. Central excise duty has a long history. During my different tenures as finance ministers, it has always been one of the largest contributors to the central exchequer. Service tax is relatively new, but has grown very rapidly in revenue terms. Except for a few goods outside the purview of goods and services tax, both of these will now disappear along with the additional customs duty, special additional duty of customs, and numerous cesses and surcharges. Central sales tax on interstate will cease for goods falling under the Goods and Services Act. At the state level, the enormity of the change is not less. The major taxes being subsumed are value-added tax, sales tax, entry tax, taxes on advertisement, and luxury tax, along with the state level entertainment tax and numerous cess and surcharges. Ladies and gentlemen, GST will also make our exports more competitive and also provide a level playing field to domestic industry to compete with imports. Currently, due to cascading, our exports still carry some embedded taxes, making them less competitive. Similarly, the hidden effect of cascading means that the total tax incidence on domestic industry is not transparent. Under GST, the tax incidence will be transparent, enabling full removal of tax burden on exports and full incidence of domestic taxes on imports. Ladies and gentlemen, I am told that GST will be administered through a modern world-class information technology system. I recall that in July 2010, I had set up an empowered group of development of IT systems required for the GST regime under the chairmanship of Sri Nandan Nilekani. Subsequently, in April 2012, a special purpose vehicle, GST network, was approved for creation by the government for GST implementation. This was to ensure that we have no time, and as and when the legislative framework is in position, the technical infrastructure should be ready to take forward GST. I am told that a key feature of the system is that buyers will get credit of tax paid on inputs only when the seller has actually paid taxes to the government. This creates a strong incentive for buyers to deal with the honest and compliant sellers who pay their dues. Friends, GST is a disruptive change, no doubt. It is similar to the introduction of the VAT when there was initial resistance. When a change of the magnitude is undertaken, however positive it may be, there are bound to be some teething troubles and difficulties in the initial stage. We will have to solve these with understanding and speed to ensure that it does not impact the growth momentum of the economy. Success of such major change always depends on their effective implementation in the months to come. Based on the experience of actual implementation, the GST Council and the central and state government should continuously review the design and make improvements in the same constructive spirit as it has been displayed till now.
In conclusion, I would like to express my deep appreciation for all those who made tremendous efforts to make this path-breaking legislation. Thank you. Jai Hind. May I request the Honorable Rashtrapati ji and the Prime Minister and other dignitaries to come up and press the button and officially launch the GST. ताता तिरकट दिन ताता तिरकट धा धाती ना तिरकट दिन ता तिन तिरकट धा गरीबों का उद्धार, तेज विकास जीएसटी से। जीएसटी, गुड एंड सिंपल टैक्स। Right, so India has created a historic moment today. GST is here. Finance Minister, Prime Minister Modi and President Pranab Mukherjee, everyone cited the significant benefits of GST, the fact that GST will spur investment, promote exports and also bridge regional disparities between different states. Finance Minister Arun Jaitley wholeheartedly expressed his gratitude to all the states, to all the chief ministers and finance ministers of different states for really promoting this enormous model of cooperative federalism. Prime Minister Modi said that GST is in fact a result of deliberations and discussions. It will subsume 17 states and central taxes and 23 cess. Prime Minister Modi also said it's important to be optimistic. It will initially, there will be challenges. The fact that digital literacy in the country is still very limited. But he said we need to be optimistic. Any change takes time. बिल्कुल 1947 के यानी कह सकते हैं 15 अगस्त 14 और 15 अगस्त की उस मध्यरात्रि के बाद यह ऐतिहासिक मौका जबकि संसद के केंद्रीय कक्ष यानी कि सेंट्रल हॉल में मध्यरात्रि में भारत में एक नई कर व्यवस्था कहा गया कि एक तरह से कर में जितनी भी अनियमित